जब मैं भारत के संविधान को 100 वर्षों के बाद देखता हूं तो मेरे सामने एक बात बिल्कुल साफ दिखती है। यह दस्तावेज केवल कानून नहीं था, यह एक प्रयोग था। एक ऐसा प्रयोग जिसमें एक प्राचीन सभ्यता ने खुद को आधुनिक लोकतंत्र के रूप में ढालने की कोशिश की। आज जब हम 2049 की ओर बढ़ रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम इस प्रयोग को ईमानदारी से परखें। भारत कहां सफल हुआ, कहां रुक गया और आगे की राह क्या होनी चाहिए, यही बातचीत आज हम यहां द नेक्स्ट हियरिंग पर साफ और सीधी भाषा में कर रहे हैं। सबसे पहले उन तत्वों को समझना जरूरी है जो इस गणराज्य की रीढ़ है। ये बदलने की चीजें नहीं है, ये वही है जो इस देश को भारत बनाते हैं। पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार। इन्हें किसी भी हालत में कमजोर नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्र अपने नागरिक की गरिमा की रक्षा नहीं कर सकता, वह संस्थाओं से किसी भी उम्मीद कर ले स्थिर नहीं रह सकता। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, जिसे कहते हैं फेडरलिज्म। भारत की विविधता कोई सांस्कृतिक कविता नहीं है, यह शासन की सबसे बड़ी चुनौती है। संघवाद, जिसे फेडरलिज्म भी कहते हैं, इसलिए टिकना चाहिए क्योंकि वही इस देश को एकजुट रखता है। तीसरा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इस पर बहस हो सकती है कि न्यायपालिका कहां तक जाए, पर इस पर कोई बहस नहीं हो सकती कि उसे स्वतंत्र रहना ही होगा। भारत की स्थिरता इस पर टिकी है कि कोई संस्था अंतिम रूप से सत्ता के दुरुपयोग पर रोक लगाने की स्थिति में हो। यह तीन तत्व, अधिकार, संघवाद, स्वतंत्र न्यायपालिका, 2049 में भी वही भूमिका निभाएंगे जो 1950 में निभाई थी। अब उस हिस्से पर आते हैं जहां राष्ट्र ने विकास किया है पर संविधान का ढांचा पीछे रह गया है। सबसे पहली चुनौती है संस्थागत क्षमता। चाहे वह अदालतें हो, संसद हो या प्रशासन, हमारी व्यवस्था 1950 की संरचना के हिसाब से चल रही है, जबकि समाज 2050 की ओर बढ़ रहा है। न्यायिक विलंब, नीति निर्माण में शून्यता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का बोझ, यह सब इस बात का संकेत है कि अब संस्थाओं की पूर्ण पुनर्रचना का समय आ चुका है। दूसरा, राजनीतिक सुधार। लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रह सकता। लोकतंत्र वह होता है जहां राजनीतिक दल जनता की चेतना को दिशा देते हैं। हमें राजनीतिक वित्त, पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र और नीति आधारित संवाद पर गंभीर बदलाव करने होंगे। अगर राजनीति शोर का माध्यम बन जाए तो संविधान केवल औपचारिकता रह जाता है। तीसरा, डिजिटल युग के लिए संवैधानिक ढांचा। आज नागरिक केवल भौतिक नहीं है, वे डिजिटल संसार में भी मौजूद हैं। उनकी पहचान, उनकी निजता, उनका डेटा, एआई, एल्गोरिदम आधारित शासन, डिजिटल सुरक्षा, इन सब के लिए स्पष्ट संवैधानिक दिशा अनिवार्य है। 2049 का भारत 1950 की डिजिटल समझ पर नहीं चल सकता। अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो इस संविधान की असली नींव है। संवाद की असली नींव है। भारत किस तरह की शक्ति बनना चाहता है? पहली दिशा, सभ्यतागत आत्मविश्वास। भारत तभी स्थिर रहेगा जब आधुनिकता और परंपरा दोनों एक साथ चले। संविधान को भी संतुलन को और स्पष्ट रूप से स्वीकार करना होगा। दूसरी दिशा, एक सक्षम कल्याणकारी राज्य। न्याय, अवसर, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन क्षेत्रों में संवैधानिक दृष्टि की ओर अधिक सक्रिय और स्पष्ट होना होगा। विकास तभी सार्थक है जब वह हर नागरिक को छू सके। तीसरी दिशा, रणनीतिक शक्ति। आंतरिक स्थिरता और भारी प्रभाव दोनों एक दूसरे को मजबूत करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीक, कूटनीति, ये सब संवैधानिक विमर्श का हिस्सा बनेंगे। भारत अब केवल सुरक्षित राष्ट्र बनने की कोशिश नहीं कर सकता, भारत को प्रभावशाली राष्ट्र बनना होगा। जब मैं संविधान की 100 वर्षीय यात्रा को देखता हूं तो मेरे मन में एक बात बार बार उभरती है। इस दस्तावेज ने हमें केवल अधिकार नहीं दिए, उसने हमें एक जिम्मेदारी दी है। जो तत्व हमारी आत्मा है उन्हें हमें रक्षा करनी होगी। जो तत्व हमारे भविष्य की मांग है उन्हें विकसित करना होगा। भारत की शक्ति दो शब्दों में आगे बढ़ती है, संरक्षण और उत्कर्ष। जो टिकना चाहिए उसकी रक्षा, जो उन्नति मांगता है उसका विस्तार। द नेक्स्ट हियरिंग की संविधान श्रृंखला में हम इसी संतुलन की खोज कर रहे हैं। एक ऐसा संविधान जो परंपरा को भी सम्मान दे और भविष्य को भी दिशा दे। यही भारत की असली सदी का असली एजेंडा है।